4 बड़े आतंकवादियों को छोड़ दिया, वो छूट गए, ये महत्व नहीं है। आने वाली नस्लों को पता चल गया कि भारत को कैसे झुकाया जा सकता है। ये 82 करोड़ लोगों की जो भेड़ चाल है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ को सोचती है। और नेशन ने वो काम किया, वो काम करना पड़ा, जिसकी वजह से आज आपको चलता फिरता चपत मार देता है। कोई एक खबर मुझे बता दीजिए कि गाजा के उस जगह जहां वो 250 लड़कियां बेटियां बंद हैं, कहीं से आवाज आई हो कि हमें छुड़ाने के लिए समझौता करो। कहीं प्रदर्शन इजराइल में हो रहा हो, दुनिया के जितने यहूदी हैं कहीं प्रदर्शन नहीं हो, समझौता नहीं होगा। अगर 250 माँ बहन चली जाती हैं तो चली जाएं, ये विल है उनकी। इजराइल बनने के लिए कोई ईंट मट्टी का गारा नहीं चाहिए। इजराइल बनने के लिए अंदर की लालची आत्मा को मारना पड़ेगा। आप सब इजरायली हैं। किसी लड़की ने नहीं पूछा कि मैं गन लेके नहीं जाऊंगी। जो जहां है, हमारे यहां संकट हो तो लोग कहते हैं यार ये मामला खराब है, कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं। आप पैराडॉक्स देखिए, दुनिया में जहां जहां इजरायली हैं, जहां जहां हैं, वो अपना वहां का पासपोर्ट लेकर के इजराइल पहुंच रहे हैं। वो वहां पहुंच रहे हैं कि जो भी भूमिका होगी करें। इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम का मतलब यह नहीं है कि आप दूध खरीदें और उसमें यूरिया मिला के बेचें, मसाले में जहर मिलाएं, आटे में जहर मिलाएं और कहें कि यही राष्ट्र प्रेम है, भारत माता की जय का नारा लगाओ, हम हिंदूवादी हैं। नहीं, आप मक्कार हैं, मुनाफिक हैं, आप गद्दार हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है, और चुनाव के दौर में तो बहुत मुश्किल है। और चुनाव लड़ने वाला बेचारा कभी स्टेज पे बैठ जाए तो उसको मिली मिलाई टिकट भी कट चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि शाम में पूछ लेंगे कि आपने इसे क्यों बुलाया है, ये भाईचारा बिगाड़ रहा है किसी तरीके से, तो जुगाड़ से हम सत्ता में बैठे हैं, ये तो पागल कर रहा है लोगों को। ऐसी टिकटें सबकी भी कट जाएं तब भी ये आवाज बंद होने वाली नहीं है। कोई फर्क नहीं। इसलिए एक कानून को लेकर के जिन 8 बड़ी चीजों के नाम मैंने बताए, उसमें से 5 की मुहिम बोलते बोलते, जब पत्रकारिता में था तब भी बोलता था, लेकिन तब सीमा तय थी, निर्धारित थी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप वर्कर होते हैं तो आपको उन सीमाओं को मानना होता है। जब ये लगा कि अब एक ऐसी स्थिति बन गई है कि हमें किसी 2-2 कौड़ी के गली में छपने वाले अखबारों के मोहताज नहीं होना पड़ेगा, कि हमारी बात वो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर से पैसा जहाँ से मिलता है वहाँ पुष्पेन की बात छापने में बात मज़े की नहीं, तब हमको लगा इस संचार क्रांति में हम इस जुआ खेलते हैं। और यकीन मानिए ये पिछले 12 साल जीवन में सबसे मज़ेदार है, सबसे मज़ेदार है। कोई ऐसा महसूस ही नहीं होता कि 7 लाख की नौकरी छोड़ी थी तो यार अब जिंदगी में क्या है। लेकिन अंदर से आत्मा ये बार बार कहती है कि जाने से पहले मैं ये इस कुंठा में, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं मरना चाहता कि मेरे अपने ही घर के बच्चे मुझसे ये कहें कि अगर इनको सच पता था तो समय पे इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। ये बता देना ही मैं समझता हूं सही तथ्यों पे, रिटॉरिक्स नहीं, भारत माता की जय नहीं मैं कहता। जिस दिन आप 5 करोड़ लोग सनातनी हो गए, जिनका पजामा टखनों तक है घुटनों तक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो चौराहे चौराहे खड़े होकर के 15 मिनट को हटा लो, इन्हें टाइम नहीं मिलेगा भागने का। ये शाम को ही कहेंगे हमें पता नहीं था, हम तो 2 रुपए किलो चावल और तलवार के जोर पे हमने शलवार पहन ली थी। और आप जब मजबूत है, इसका प्रमाण बता रहा हूं मैं आपको, मैं कोई बात बगैर तथ्यों के नहीं कहता। आप बदले, आपने न गाली दी, आपने न किसी को बुरा भला कहा, आपने पहली बार भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई 5 लोकसभा चुनाव कवर करने के बाद, ये मेरा निष्कर्ष है, ये मैं मानता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, पहली बार भारत के ये जो बड़े सब लोग हैं, किसी को गाली देने से डरते हैं, जोर से बोलने से कोई नाराज ना हो जाए, ये उस मानसिकता के तमाम लोगों में पहली बार। आप बैठ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए, आप बहन है मेरी, आ जाइए, कोई बात नहीं, आप खड़ी मत रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहली बार इस अपोलोजिस्टिक समाज ने
लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे यार, कहीं हम कहीं अलग थलग ना हो जाएं। अभी सिर्फ भारतीय सनातनी हिंदू समाज के मात्र 7-8% लोगों ने यह तय किया कि वक्त की जरूरत है कि हमें आदर्शवादी कविताएं सुना करके, लंबी लंबी कहानियां सुना करके परपंची नहीं चाहिए। जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में जवाब देने वाले को ही चुनना है। तो आपने चुना तो मालूम है क्या हुआ? 14 में चुना आपने, हैं? तब तक लोग आपको समझ रहे थे कि शायद आप भूल में कर गए हैं। फिर आपने 19 में एक और को चुना। तब लोगों को लगा कि ये अपने हीरो को पहचानता है, और हीरो के अंदर न जाति देखता है न हीरो की क्वालिटी देखता है। ये देखता है कि इस समस्या का समाधान यही कर सकता है, यही हमारा तब तक हीरो रहेगा जब तक समस्या समाप्त नहीं हो जाती। और पूरी दुनिया में मैंने पहले कहा ना, पहले मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना था, ना किसी संगठन से था, और ना है, और जब तक हूं किसी पार्टी के ऑफिस में मैं नजर नहीं आऊंगा। मैं तो बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं राजनीति में, वो कहते हैं फोटो खिंचवाना है। मैंने कहा जब तक संसद जाने का ख्वाब है तब तक मेरे साथ मत खिंचवाना फोटो। मैं दोस्त हूं इसलिए चाहता हूं कि संसद चले जाओ, लेकिन खामखा मेरी तस्वीर लगाओगे तो बहुत कुछ बवाल हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ आपसे कहना इतना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बदले। ना किसी को मारा, ना पत्थर दिया, ना गाली दी आपने, आप बदले तो कश्मीर में एक नेता जो नबी का गुलाम है, कांग्रेस से आजाद है, वो क्या कह रहा है? मेरे पूर्वज 700 साल पहले हिंदू थे। आपने गोली नहीं चलाई है, आपने किसी को गाली नहीं दी है, आपने अपने होने का एहसास दुनिया को कराया है। हम हैं, हम ये थे, तुम्हें हमारे साथ संबंध रखना है तो रखो, नहीं अपने घर जाओ। इस कारण से लोग फाइलें टटोल रहे हैं कि 1722 में फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था। निकाल ली उसने जन्मपत्री। तो यह आपके कारण बदला हो रहा है। अगर आपकी इतनी ही ताकत है कि 5 साल में ब्राह्मण बनिया ठाकुर अगर मगर ये वो फलाना धमाका नहीं करके सिर्फ उसको चुनना है जो उस भाषा में जवाब दे, ये अगले 50 साल तक आप करेंगे। लोग अपने जन्मपत्री भी ले आएंगे और सड़कों पे खड़े होकर अपने सर पे 4 जूते भी मारेंगे। हमारे ऊपर चुड़ैल आ गई थी, हम पागल हो गए थे, हमने ऐसा बुरा किया, हमें माफ कर दीजिए, और ये भी ठीक हो जाएगा। और कोई बनने की कोशिश नहीं करेगा। उसको समझ में आ गया 100 करोड़ लोग ये चलते फिरते एटम बम हैं, पता नहीं कहां फट जाएंगे। इतनी सी बात करने के लिए ना आपसे पैसा खर्च करने के लिए कह रहा हूं, ना किसी को गाली देने के लिए कह रहा हूं, अपने होने को तो मानिए। मां जिन्हें सास भी कभी बहुएं देखना है, बेटे को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, बेटी कहां जाएगी? मां के पास फुर्सत नहीं, पिता को पैसे कमाने हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 500 करोड़। बेटी घर से निकलेगी, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके शरीर में उसके मन में तमाम वो बदलाव हो रहे हैं जो हर आदमी के साथ होते हैं। अब उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता, ना फिल्म की बात करना चाहता, ना किसी हीरो की बात करना चाहता। माँ तो अपने में बिजी है, पिता अपने में बिजी है, भाई अपने में बिजी है। तो उसके अंदर के उस विचारों को वो घर से बाहर निकलती है, किसी चौराहे पे कलावा बांधे जिहादी उसको फंसा लेता है। देर हो जाती है तब वो समझ पाती है, तब हमें हिंदुत्व हमारा जाग, अच्छा ऐसा हो गया क्योंकि हमने हमारे समाज में खुद जो रोल मॉडल चुने हैं वो बड़े खतरनाक हैं। हम मानते हैं कि पूरी दुनिया में खूबसूरती की निशानी तैमूर की अम्मी है। तैमूर की अम्मी ने नीली साड़ी पहनी तो हम पहनेंगे, पीली पहनी तो पहनेंगे। तैमूर की अम्मी को 200 रुपए दे दो, कुछ भी कहलवा लो, वो विज्ञापन से हमारी दुनिया चली। हर चीज हमारे घर में विज्ञापन देख के आ रही है कि ये लेटेस्ट आई है। आपकी सारी एनर्जी जा कहां रही है? आपने कभी नहीं कहा कि अगर इस देश में सुंदरता की निशानी को पता ही करना है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। और आज की फिल्मों, आज के दौर की फिल्में हैं, अगर आपको आज के दौर की फिल्मों से भी आइकॉन लेना था तो आज भी
जो आज की फिल्में हैं, उन फिल्मों के अंदर भी वो जो कोई एक फिल्म आई थी, क्या नाम था, बड़ी फेमस फिल्म थी, उसकी हीरोइन भी तो हो सकती है बाहुबली। तो बाहुबली की हीरोइन आज के युवा बेटी की हीरोइन क्यों नहीं हो सकती? और पुरुष बाहुबली क्यों नहीं बनेगा? बाहुबली ने किसी को मारा था? उसने सब कुछ किया। आप चारण की बात करते हैं और चाटुकार हो गए हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि आपके पिताजी, प्यारे बापू, आदरणीय राष्ट्रपिता, कोई दुनिया में डॉक्यूमेंट, उनके मान सम्मान में, पहले कह दिया मैंने, मैं वो शख्स हूं जो किसी के पद से पैर नहीं छूता हूं। रिक्शे वाला भी 60 साल का होगा तो मैं उसको सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए देता हूं कि हमारे संस्कारों में उम्र से बड़े को सम्मान देना है, पद से नहीं देना है। ये पद है, इसीलिए आप चोटे बलात्कारियों के पीछे भाग रहे हैं। नेताजी आए हैं, नेताजी आए, नेताजी ने क्या ज्ञान दिया है, उन्हें अपना कुछ पता नहीं है, नेताजी ज्ञान दे रहे हैं, तालियां बज रही हैं, हर आदमी नेताजी के पैर छू रहा है। बताइए यार, नेता को उसकी औकात में रखिए। नेता को ये लगे कि अगर ये नाराज हो गए तो मेरी कुर्सी गई, इस पोजीशन पर रखेंगे, तब नेताजी संसद में बैठ करके सनातनी हिंदू के खिलाफ जो कानून पिछले 20 साल में बने हैं, तब वो आपको बताता, लेकिन वो नहीं बताएगा, क्योंकि आप ही कब जानना चाहते हैं, आपको पता नहीं है। भारत की संसद, इस संविधान को, जिसको हम सुबह से लेकर सारे में बात करते हैं, इस संविधान को उठा के कूड़े में फेंक दिया संसद ने। एक ऐसा कानून जिसके लिए मुझसे अगर आप कहेंगे कि सुबह 5 बजे तक बोलो तो मैं तब भी बोलता रहूंगा, क्योंकि जो मुझे सीन नजर आता है, जो जमीन पे हो रहा है, और आप जमीन पे होते हुए देखने के बाद भी भागना चाहते हैं, मैं फिर इसका इलाज नहीं कर सकता। आप लड़ रहे हैं, ये कप मेरा है, ये कार मेरी है, ये 100 गज का मेरा मकान है, ये 500 गज का मेरा मकान है। कानून भारत की संसद में पास हुआ है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपको बहुत लंबी कथा सुना करके उसे समझाना नहीं चाहता, शॉर्ट में समझाने के लिए हमारे साथी एक वी सपोर्ट पुष्पिन कुलश्रेष्ठ नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। ऐसे मुद्दे ताकि जनमानस तक पहुंच जाएं, हम सब जगह नहीं जा सकते हैं, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक बात समझाई गई है और सब अवेलेबल है। वैसे तो आप जने क्या क्या ढूंढ लेते हैं इस सोशल मीडिया पे, लेकिन अपने मतलब की बात ढूंढिए। उनकी कभी सत्ता में वो 50 लोग नहीं रहे, कभी पार्लियामेंट में उनके 100 भी लोग नहीं थे, 50 भी लोग नहीं थे, लेकिन कौन सी वो शक्ति है कि उन लोगों ने उन सत्ताओं को झुकाया, भारत के संविधान को कचरे में डलवा करके ऐसे कानून बना दिए हैं कि ये भारत राष्ट्र आपका नहीं है। आप दिन भर भारत माता की जय करते हैं, जय बोलने वाला झूठा है, ये नहीं हो सकता। आप अपने बेटे बेटी को भी नहीं बता रहे जिनकी मौत का इंतजाम हो गया है, आप उसको अच्छा खाना, मिनरल वाटर, उसको कहीं पॉल्यूशन से बचाना है, उसको यहां भेज देना है, वहां भेज देना है। ऐसे सभ्यताएं नहीं बचती हैं। सभ्यताएं बचाने के लिए कीचड़ में खड़े होकर लड़ना पड़ता है। आप कहें कि कीचड़ में खड़े होने का काम इनका है, मेरा नहीं है। मैं तो जब बाहर कुछ होगा तो मेरा बेटा तो गवर्नर बनना चाहिए, चोरी डकैती करके भी आप उसे गवर्नर या मंत्री बनाना चाहते हैं, ये नहीं होगा। जब भारत की संसद में एक सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, सौदा किया उन्होंने। और सौदे कैसे होते हैं वो ये जानते हैं कि आज हमने इस पे क्लेम कर दिया है, इस पे क्लेम कर दिया, ये स्पीकर मेरा है, ये गुलदस्ता मेरा है, ये फूल मेरा है, ये माइक। उन्होंने कहा कि अगर इसी की बात है तो हम इसका सौदा भी करेंगे और इसके बदले में वो लेंगे जो अनादिकाल तक उनके पास रहेगा। सौदा किया बाबरी मस्जिद का। आपको लगता है बाबरी मस्जिद ये हुई वो ही। मेरे मुंह से कुछ लोगों के प्रति अशब्द नहीं कहना चाहता, बहुत मुझे पीड़ा है। बाबरी मस्जिद गिर गई, ये पहले से तय था, अंदर खाने तय हो चुका था, और गिरने के बाद क्या चाहिए था ये पहले से फिक्स था।
एक पक्ष पता है, एक पक्ष नहीं पता। इसलिए मैं उस पक्ष को बताना चाहता हूं जो आपसे छुपाया गया है। जाके ढूंढिएगा, कोई बात छुपी हुई नहीं है। 91 में तय हो गया था कि हमें ये दे दो, हम बिना पब्लिक में चिल्लाए अंदर से छोड़ देंगे। हम चिल्लाएंगे, रोष मचाएंगे, क्योंकि हमें अपनी कौम को भी जिंदा रखना है। ठीक है, समझौता क्या हुआ पता है आपको? 1991 में भारत भूमि पर अनादिकाल के वो मंदिर, जो मंदिर शुद्ध रूप से साइंस पे बने हुए मंदिर थे। हर मंदिर की एक साइंटिफिक वे, या आज नहीं जो लोग सड़कों वड़कों पे बना देते, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। सत्ता के बाहर बैठे हुए नेताओं ने ये समझौता किया, बाबरी मस्जिद जब गिर जाए तो चिल्लाना, रोना, क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों को भी पता ना चले। लेकिन हमने खामोशी से एक समझौता किया, और उस समझौते के तहत देश भर में 42,000 वो मंदिर जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे आदर्शों को बताते थे, उस पे कानून बना दो, ताकि अब उस पे बात नहीं होगी, इसे छोड़ देना। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। हमने समझौता किया क्योंकि हमें वक्ती तौर पे अयोध्या की इस जो हमने रेल चलाई थी, इस पे हमें सत्ता में पहुंचना है। सत्ता में पहुंच जाएंगे, बात ठीक है, फिर देखा जाएगा। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में तय हो गया, साइन हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा 92 में आप कर लीजिए थोड़ा, हाँ वो खत्म। इसलिए आपके लोगों ने संसद में कानून के अंदर ये मान लिया कि 42,000 जो मंदिर हैं, उनको, जिनकी हालत 1947 में जो थी, अब वो रहेगी, अब उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती। ये कानून हमारे ठेकेदारों ने मिल के पास कराया, बाहर आकर के खामोश। ये 91 की बात है। 92 की घटना हुई तो 93 में क्या डिमांड की उन्होंने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपको, शर्मा जी को, ठाकुर साहब को, इसको उसको, मेरा तेरा है, उन्होंने जो भी सौदा किया 1000 साल के लिए किया। आपका सौदा तो सुबह से शाम तक का है, एक चाय का है, एक वक्त के खाने का है, एक चुनाव का है। 93 में किसी को पता नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका सौदा हो गया। 93 में बिना किसी को बताए, बिना हो हल्ला हुए, बाकी बातें तो बहुत पता है आपको, दुनिया का ज्ञान है आपके पास, अपने घर के पीछे क्या हुआ उसका पता नहीं। दूसरा सौदा किया कि भारत में बहुत सारे मजहब, उनकी गिनती बहुत कम है, तो हमें एक माइनॉरिटी कमीशन बनाना है। और एक माइनॉरिटी कमीशन बना, और इस देश का उस वक्त 12% और आज 22% टोटल पॉपुलेशन का मुसलमान अल्पसंख्यक है। और एक माइनॉरिटी कमीशन बनकर उसका करोड़ों का बजट अलग से हो गया। बात यहीं तक नहीं चली, फिर 94 आया, और फिर 95 में एक और जघन्य अपराध हुआ कि एक कानून जो कभी अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस कानून में 1956 में चचा ने कुछ अमेंडमेंट किया था। उसके बाद में राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया। फिर 1995 में एक अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट होके चुप। बड़े से बड़े नेता की तस्वीर तकरीरें निकाल लीजिए, भाषण निकाल लीजिएगा। बड़े बड़े हिंदू ठेकेदार जो गली गली हमको गाली दे रहे हैं आजकल, क्योंकि उनको लगता है कि हम भड़का रहे हैं। किसी डिस्कोर्स में, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, कहीं छुप करके भी किसी 4 लोगों को बताया कि भाई यार ये कानून बन गया है, इसका मतलब पता है, इसके रिपरकशंस पता है। नहीं, वो खुद चाहते हैं कि यह आपको पता ना चले, इसलिए हमारा बोलना उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो परेशान है। हमने भी कसम खाई है कि हम मरेंगे तो बोलते बोलते ही मरेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आएंगे, ऊपर वाला हमको कभी मजबूर नहीं करेगा कि हम तुम्हारे दरवाजे पे आए। जिस दिन ये नौबत आएगी उस दिन खामोश हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे दरवाजे नहीं आएंगे। 99 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून में एक अमेंडमेंट हुआ। तब भी कुछ लोग राष्ट्रवादी पार्टी के पार्लियामेंट में थे। किसी भाषण में बताया, किसी हिंदुओं की सभा में बताया,
कभी ऐसी मीटिंगों में बताया कि देखो हम ताकत में नहीं थे लेकिन ये हो गया, लेकिन ये इतना खतरनाक है। उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल मत जानो, और आपको उन शत्रु का काम किया उन्होंने। और चलिए 1995 तक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी भाई। 2013 में तो टेलीविज़न लाइव दिखाता था, संसद समाचार, लोकसभा, राज्यसभा की कार्रवाई लाइव दिखाता था, लेकिन आपको तो 2 कौड़ी का क्रिकेट का मैच रात में 1 बजे जग के देखना है, क्योंकि उससे आपको एक अलग किस्म का प्लेजर मिलता है। लेकिन आपके घर का सौदा हो गया, उसे क्यों सुनना है? उसके बारे में हमें क्यों जानना है? हम जानना तक नहीं चाहते। जब आप जानते नहीं हैं तो उस एमएलए और एमपी से पूछते भी नहीं हैं, वो भी चाहता है न जाने। 2013 में संसद के अंदर एक ऐसा कानून पास हुआ है जो इस्लामिक देशों में शरिया पे भी नहीं लागू हो सकता। कभी किसी ने कहीं डिस्कोर्स में, अखबार में किसी ने लिखी, बड़े बड़े एडिटोरियल लिखने वाले, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े कॉलम लिखने वाले लोगों ने कहीं लिखा इस पे? 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ बोर्ड कानून को रखा गया, उस पे बहस हुई। मैं आपको उसके 2 बुलेट पॉइंट बता देता हूँ। उसकी निटी गिटी समझने के लिए मैंने आपको बताया कि वो यूट्यूब चैनल है, उस पे हम ज़्यादा समय एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अंदर संसद में बहस हुई। ये वाले और गेरुआ वस्त्र डालने वालों की गिनती 113 थी, 113। और उसमें जो खेल हुआ है वो आपको अभी नजर नहीं आएगा। मात्र 10 साल की बस रुक जाइए आप, 10 साल तक। मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा मैं नहीं जानता। हमारे जैसे सुशील पंडित हैं, ललित अंबरदार हैं, बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई नहीं भी रहेगा, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। कोई ऐसा ही नहीं है कि मोहन गुप्ता जी, अनिल जी, आनंद भाई, ये अच्छे खासे संपन्न लोग हैं, इनको मुझ जैसे आदमी को बुला बुला के, मोहन गुप्ता जी मुझे यहाँ से उड़ीसा तक ले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी सिक्योरिटी का समस्या है। इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये टिकट मांगने की सोच ही नहीं सकते हैं, ये संसद में जाके कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए कि इनकी समझ में आ गया है। इसलिए ये यही कर सकते हैं कि कोई कुछ कर रहा है तो ये अपनी ताकत मेरे पीछे लगा देते हैं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं हवाई जहाज का टिकट लेकर के देश में कर सकूं, मेरी हैसियत नहीं है। 2012 में मैंने नौकरी छोड़ दी है। कौन कौन आदमी क्या क्या इसके पीछे करता है नहीं जानते। ये भी उतने ही बड़ा काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली, आप अपनी भूमिका तय करके इस कमरे से निकल के जाइएगा। आज सिर्फ ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ बोल दिया है, मेरी बात को सुन लीजिए। यकीन जब कहिए जब कॉमा और फुल स्टॉप आपको वही मिले जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सोच के जाइए, आपने अपने जीवन के एक बहुत से साधारण से आदमी के लिए अपना समय निकाला है। आप सब संपन्न लोग हैं, कोई फालतू लोग नहीं हैं, कोई नेताजी की सभा के लिए ट्रक में भर के लाई हुई लेबर नहीं है ये। अगर आपके मन को लगे कि हां इसमें कुछ बात है तो 5 लोगों को बताइएगा, 5 लोगों को बताइएगा, और जो ज्यादा पढ़े लिखे उन्हें जरूर बताइएगा। अगर ये नहीं हुआ तो मेरा यहां आना, आप सबसे मिलना, आपने ताली बजाई, मैं खुश हो गया, मैं कल फिर उड़ीसा चला जाऊंगा, ये मेरा मकसद नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून को रखा गया, अमेंडमेंट जो 95 में हुआ था वो रखा गया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में जब उस पर बहस हुई तो उसके अंदर ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि वक्फ